तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है दैट व्हाट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसका आंसर है द सिस्टम्स डेवलप्ड इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड एज मिडिल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसा सिस्टम जो कि मिड और हाई लैटिट्यूड में ट्रॉपिक्स के आगे जाकर के बन जाता है उसे ही हम बोलते हैं मिडिल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। सो द passage of front causes abrupt changes in the weather conditions over the areas in the middle and high latitude। ये हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि मिडिल और हाई लैटिट्यूड क्या होता है और उसमें जो ये abrupt changes आएंगे उससे क्या होता है वेदर कंडीशन में फर्क आना चालू हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? पोलर फ्रंट के द्वारा होता है। सो द साइक्लोनिक सर्कुलेशन लीड्स टू अ वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ अ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट। मतलब ये जो सर्कुलेशन होता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो अपने साथ साथ साइक्लोन भी लेकर आता है और साथ ही साथ वो दो तरह के फ्रंट्स भी लेकर आता है, वार्म एंड कोल्ड। अब हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आखिर कैसे अलग होता है ट्रॉपिकल से। तो इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो पहला पॉइंट है द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हैव अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम विच इज नॉट प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में क्या होगा कि एक पता चलेगा कि क्लियर फ्रंट सिस्टम इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो चीज नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर अ लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी। और वहीं हम देखेंगे क्या कि अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर सी एंड ऑन रीचिंग लैंड दे डिसिपेट। अब डिसिपेट का क्या मतलब होता है? डिसअपियर। तो ये बहुत ही अच्छा फर्क हुआ कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये लार्ज एरिया को कवर करते हैं जो कि लैंड भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये सिर्फ सी तक के ओरिजिनेट होती है और सी के बाहर जब ये लैंड पे आती है तो ये डिसअपियर हो जाती है। सो हेंस प्रूव्ड क्या हो गया कि द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब ऑब्वियसली जब इसका एरिया ज्यादा हो गया तो ये अफेक्ट भी उतना ज्यादा ही करेगी। द विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर एंड डिस्ट्रक्टिव। पर ट्रॉपिकल में एक चीज बहुत अलग होती है, वो ये कि भले ये सी में ओरिजिनेट होती है और लैंड तक आते आते डिसअपियर हो जाती है, पर जो इसकी विंड वेलोसिटी होती है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल से बहुत ज्यादा हाई और डिस्ट्रक्टिव होती है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो ये वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, बट द ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन भी है इनका। अब देखते हैं कि ट्रॉपिकल मॉनसून क्या होता है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून के बारे में यहाँ लिखा है ट्रॉपिकल मॉनसून आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू कोस्टल एरियाज bringing about large scale destruction caused by violent winds, very heavy rainfall and storm surges। होता क्या है कि ट्रॉपिकल मॉनसून बहुत ही भयानक तरीके का तूफान होती है जो कि ट्रॉपिकल एरिया में ही बनती है और ये कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ती है और इसके साथ साथ ही इसका जो डिस्ट्रक्शन का लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है। और ये कैसे कैसे डिस्ट्रक्शन लाती है? विंड्स बहुत ही भयानक होंगी, साथ ही साथ हैवी रेनफॉल भी होगा और साथ ही स्टॉर्म सर्जेस भी होते हैं। स्टॉर्म सर्जेस मतलब हवा का बहुत ही भारी गुबार। दिस इज वन ऑफ द डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज। मतलब ये बहुत ही डिवास्टेटिंग होती है नेचर में, ऐसा मान लो। चलो देखो यहाँ पर मैं हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो समझ जाओगे कि हम इसका क्या एग्जांपल देने वाली थी। दे आर नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन, hurricanes in the Atlantic, उसके साथ ही टाइफून्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, और साथ ही इसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बोल देते हैं विली विलीज। मतलब ये एक तरह का तूफान हुआ जो कि बहुत फेमस है अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस। अब इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो ये साइक्लोन हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन वो ओरिजिनेट भी होता है और सबसे ज्यादा बढ़ भी जाता है अगर वार्म ट्रॉपिकल ओशन हो तो। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बस क्लियर करूंगी कि यहाँ पर मैं लिखूंगी ट्रॉपिकल साइक्लोन की जगह यहाँ पर मैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म होगा, ठीक है।
अब देखो आगे, द कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर एज फॉलोज। मतलब होगा ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें फॉर्मेशन और इंटेंसिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं मैंने, जो कि ऑब्वियसली 1 मार्क या 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे अभी। तो पहला पॉइंट है लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कोई भी सी सरफेस अगर उसे मिल गया जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो मतलब डेफिनेटली ट्रॉपिकल स्टॉर्म फॉर्म होगा ही होगा। प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, अगर ये फोर्स मिलता है तो उससे और ये इंटेंसिफाई होगा। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, साथ ही अगर उसको डिफरेंस मिलता है वर्टिकल विंड स्पीड में तो उससे भी वो फॉर्म हो जाता है। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अगर पहले से ही कहीं किसी भी जगह पर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की संभावना है तो ये उस जगह पे जाके और इंटेंसिफाई हो जाता है। अब फिफ्थ देखो, अपर डाइवर्जेंस ऑफ अबव द सी लेवल सिस्टम, अगर ऊपर ही ऊपर सी लेवल के बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा हो, डाइवर्ज हो रहा हो बार बार, तो इससे भी ये ओरिजिनेट हो जाती है। एंड व्हाट इज द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन? लैंडफॉल मतलब ये कहाँ जाकर के खत्म हो जाती है, ये पूछा गया है। सो द प्लेस वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट इट इज कॉल्ड एज लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, मतलब यही उसका खत्म होने का एक प्लेस होता है। द साइक्लोन्स विच क्रॉसेस 20 डिग्री लैटिट्यूड जनरली रिकर्व एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। अब मान लो कि कोई ऐसा साइक्लोन है जो कि लैटिट्यूड की 20 डिग्री नॉर्थ, जो हमने मैपिंग कर रखी है कि ये 10 डिग्री है 20 डिग्री है, अगर वो 20 डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो ये एक अपने में एक बहुत नया सा शेप लेता है और ये और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज। अब अदर सीवियर लोकल स्टॉर्म्स आर द थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडो, नाम से इतने भयानक लग रहे हैं और ये होते भी हैं। दे आर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑकरिंग ओवर अ स्मॉल एरिया बट दे आर वायलेंट। देखो ये ज्यादा देर का नहीं होता है, ये बहुत ही कम टाइम का होगा, पर इसका जो अफेक्ट होता है, इसकी जो अगर हम बात करें कि कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही वायलेंट माने जाते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ थंडर स्टॉर्म्स आर फॉर्म? Thunderstorms are caused by intense convection on moist hot days। मतलब ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि आखिर थंडर स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर इंटेंस कन्वेक्शन हो मॉइस्ट हॉट डेज पे तो उसी टाइम पर में थंडर स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन तय है। अब ये जो इंटेंस कन्वेक्शन है, मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी कि क्या क्या मोड होता है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन वर द मोड्स जिससे हीट का ट्रांसफर हो रहा था। तो आप पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो कि कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। तो कन्वेक्शन में मैंने हल्का सा बता देती हूँ कि कन्वेक्शन में हमेशा जो वर्टिकल विंड की मूवमेंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, तो इस प्रोसेस को ही कन्वेक्शन बोलते हैं। और ये मॉइस्ट हॉट डेज पे अगर हो जाए तो थंडर स्टॉर्म बढ़ता है। अब इसमें और पॉइंट्स एडेड है। इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर, अगर उसे ज्यादा मॉइस्चर मिल जाता है ओवर द हाइट्स वेयर क्लाउड्स प्रिवेल, मतलब वैसी हाइट्स पे जहाँ पे क्लाउड्स हो, एट सब जीरो टेम्परेचर, अगर जीरो टेम्परेचर तक वो पहुंच गया, सो अ थंडर स्टॉर्म कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म। मतलब अब थंडर स्टॉर्म्स अपने साथ साथ डस्ट स्टॉर्म, मतलब जो धुआं बोल रही हूँ, धूल का जो तूफान होता है वो भी लेकर आएगा। अब थंडर स्टॉर्म को कैरेक्टराइज, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये थंडर स्टॉर्म है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, A thunderstorm is characterized by intense updraft of rising warm air which causes the clouds to grow bigger and rise to greater height. This causes the precipitation। ये क्या करेगा कि बहुत ही इंटेंस तरीके से ये ऊपर बढ़ता है, वो भी बहुत गर्म हवा के साथ। उससे होता क्या है कि क्लाउड्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा होने लगता है और क्लाउड्स भी बहुत ऊपर हाइट तक जाते हैं, और इससे होता क्या है, बहुत जोर से बारिश होगी, ह्यूमिडिटी फैलेगी। For severe thunderstorms, sometimes wind descend like a trunk of an elephant with great force, causing massive destruction on its way। मतलब कभी कभी thunderstorms में क्या होता है ना कि विंड जो है ना बहुत तेजी से नीचे आएगी, एंड इट सीम्स लाइक कि कोई एलिफेंट का ट्रंक, मतलब जो एलिफेंट की हाथी की ट्रंक होती है, मतलब कि हाथी की जो सूंड होती है वो बहुत ही
तेजी से मतलब नीचे गिरा हो और इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है जैसे ही वो नीचे गिरता है, एंड सच अ फेनोमेनन इज कॉल्ड एज टॉर्नेडो, और उसे ही टॉर्नेडो बोलते हैं। अब टॉर्नेडो का नाम आया है तो हमें टॉर्नेडो के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो टॉर्नेडो के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, टॉर्नेडो जनरली ऑकर इन मिडिल लैटिट्यूड। ये मिडिल लैटिट्यूड की रेंज में पाई जाती है। द टॉर्नेडो ओवर द सी इज कॉल्ड एज वाटर स्प्राउट। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, दैट विच काइंड ऑफ तूफान और which kind of storms, which kind of any kind of तूफान is called as water sprouts। मतलब किस तरह के तूफान को आप वाटर स्प्राउट्स बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, टॉर्नेडो हो जाएगा। उसी के साथ अब और देखो, the potential and heat energies are converted into kinetic energy and the restless atmosphere again return to its stable state। इसमें होता क्या है, दो तरह की एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और हीट एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है जब भी इस तरह के तूफान आते हैं। तो फिर क्या होता है